नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 4 के चक्रव्यूह का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक जारी है। बैठक में सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष मौजूद हैं। धर्मपाल सिंह और भूपेंद्र चौधरी ले रहे हैं बैठक। 2024 लोकसभा और निकाय चुनावों को लेकर चर्चा लगातार जारी है और देखिए, एक के बाद एक बैठकों का दौर बीजेपी लगातार कर रही है और कहीं ना कहीं जिस तरह से कहा जाता है कि बीजेपी हर समय चुनावी मूड में रहती है और यही मूड अब दिखता हुआ नजर आ रहा है। आगे जिस तरह से 2024 चुनाव है, कहीं ना कहीं मिशन 2024 को लेकर, उसके साथ ही नगर निकाय चुनाव जिस पर हर किसी की नजर है और पार्टियां लगातार इसकी तैयारियां भी कर रही है और इन दोनों चुनावों को लेकर बीजेपी की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं और 2024 लोकसभा और निकाय चुनावों को लेकर चर्चा हो रही है। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ये बैठक लगातार जारी है। तो बैठक में सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष मौजूद हैं इस वक्त। तो धर्मपाल सिंह, भूपेंद्र चौधरी ये बैठक ले रहे हैं और अधिक जानकारी के साथ मनीष मिश्रा संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। मनीष से ताजा अपडेट ले लेते हैं। मनीष, इस वक्त क्या कुछ अपडेट इस बैठक को लेकर? देखिए ऋतु, सबसे पहले बता दूं कि अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश कार्यालय पे जो बैठक चली थी वो समाप्त हो चुकी है और अब से कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वो मीडिया से मुखातिब भी हुए थे और तमाम बिंदुओं पे जो चर्चा हुई उसको लेके उन्होंने मीडिया से रूबरू भी थे। आप बता दूँ, जो बैठक आज पूरे दिन चली थी और माना जा रहा है करीब 4.5 घंटे के आसपास ये बैठक का पूरा समय था जो चला है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नगर निगम चुनाव, नगर निकाय जो चुनाव, आगामी चुनाव है उसको लेके सभी क्षेत्रों के जो प्रभारी थे, अध्यक्ष थे, उनके साथ ही सभी प्रकोष्ठों के और जो मोर्चों के अध्यक्ष थे उनके साथ बैठक की गई थी। सबसे अहम चीज़ जिम्मेदारी दी गई है जिस तरीके से जो आगामी चुनाव है उनको लेके जो कार्य योजनाएं हैं, जो सरकार और संगठन के बीच की समन्वय है उसको कैसे लेके एक साथ आगे बढ़ाया जाए, इसको लेके एक अहम बैठक की गई थी जिसमें सबसे अहम चर्चा जो की गई है वो कैसे अपने बूथ है उनको मजबूत की जाए। जो पन्ना प्रमुख है आगामी 2024 के लिए उनको अभी से कैसे मैनेजमेंट में शीर्ष नेता से जोड़ा जाए, उनको जो जिम्मेदारी है उनको कैसी एक अहम जिम्मेदारी, एक अहम कड़ी की तरह जोड़ा जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखने को मिली कि जिस तरीके से करीब 3.5-4 घंटे लंबी बैठक चली थी उसमें सबसे अगर इम्पोर्टेंट देखा गया है तो निकाय चुनाव और आगामी 2024 का जो मिशन 2024 है उसको लेकर चर्चा की गई थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व के लगातार संपर्क में था भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का संगठन, लगातार दिल्ली के दौरे पर भी रहे थे, चाहे आप संगठन मंत्री की बात करेंगे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करेंगे, चाहे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं लगातार सीधे संपर्क में थे और वहीं से जो दिशा निर्देश दिए गए थे, जो संगठनात्मक तौर पे जो चर्चाएं हुई थी उनका ही क्रियान्वयन कैसे करना है, आगे आने वाले समय में कौन सी जो कार्य योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम है, उनका जो अभियान है वो कैसे चलाया जाएगा, इनका कहीं ना कहीं खाका जो दिल्ली में तैयार किया गया था उसको प्रेजेंटेशन के तौर पर उसको कैसे अमली जामा पहनाया जाए, इसको लेके कहीं ना कहीं आज ये बैठक की गई थी। उसको लेके एक रोड मैप जो तैयार किया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट किया गया। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट जो सबसे चीज़ इसमें निकली है कि जनवरी 2023 के पहले सप्ताह में माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय जो नेतृत्व है, उसकी एक अहम बड़ी बैठक हो सकती है। संगठन के तौर पे आपको बता दें कि जनवरी फरवरी में क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा होगा तो उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस हो रहे हैं, रिटेन होते हैं या कोई बदलाव होता है, ये आगे सब बताएगा। पर प्रदेश की जो संगठन में जो चीज़ें हैं जिनको चेंज होने के लिए उसके में भी उसका इंतजार किया जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2024 का इलेक्शन आने वाले हैं उसको लेके संगठन के जो बदलाव होंगे उसमें भी कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व की नजर रहेगी। तो इन सब चीजों के साथ ये बैठ के करीब 3.5 से 4 घंटे की बैठक हुई है। निकाय चुनाव को मद्देनजर रखा गया है पर मिशन 2024 है। मिशन 2024 में जो वादा किया गया है, 80 में से 80 सीट का दावा किया गया है, उसको कैसे पूरा किया जाए, अंतिम पायदान पर खड़े हुए गरीब कल्याण की जो योजनाएं मोदी गवर्नमेंट की हैं उसको प्रदेश सरकार के साथ संगठन के लोग कैसे आम जन तक पहुंचाएं, अपनी जो योजनाएं हैं, जो गरीब कल्याण योजनाएं थी, जो अंत्योदय तक पायदान पे खड़े लोग थे उनके साथ जो योजनाएं थी उन तक कैसे पहुंची है और कैसे डबल इंजन सरकार के फायदे होते हैं, ये कैसे सरकारी जो योजनाएं हैं उसको संगठन के द्वारा कैसे आम जन तक पहुंचाया जाए, इसका एक रोड मैप यहाँ पे तैयार किया गया है। और माना जा रहा है कि अब आगामी समय में बहुत जल्दी आपको जो विभिन्न कार्यक्रम है या आयोजन है वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ऋतु।
बिल्कुल मनीष, इसके साथ ही साथ जो वहां पर प्रकोष्ठों के अध्यक्ष मौजूद थे, चूंकि आप लगातार इस पूरी बैठक को कवर कर रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं, क्या उनसे बातचीत हो पाई है? किस तरह से वो इस बैठक को देख रहे हैं? क्या तैयारियां, क्या दूरदर्शिता आगे के लिए लेकर चल रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर से जब कोई बैठक होती है तो उसमें जब निकलने के बाद अगर होता है तो प्रदेश अध्यक्ष ही अनुमन बाइट देते हैं या मीडिया से रूबरू होते हैं। तो हमने कई लोगों से बात भी की थी। अनूप गुप्ता हैं जो कि संगठन मंत्री भी हैं और ब्रज क्षेत्र के बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि जो गोरक्ष क्षेत्र है वहाँ के प्रभारी भी हैं। साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव के लिए आप तैयार रहिए। कल उच्च न्यायालय से कोई बड़ा फैसला आ सकता है। अगर पक्ष में आता है, चुनाव की तरफ जाते हैं तो हम अपनी चयन प्रक्रिया जो है उसको शुरू करेंगे और साथ ही साथ हम चुनाव की तरफ आगे जाएंगे। अगर उसमें कहीं विलंब होता है, चुनाव टलता है, तो जो योजनाएं हैं, जो अभियान है, जो हमें सरकार की और संगठन के समन्वय में आगे लेके जाने वाला है, उसको कैसे आगे लेके जाएंगे, उसमें क्या चीज नहीं कर सकते हैं, वो जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज में क्योंकि बूथ लेवल पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग मानती है अपने आप को भारतीय जनता पार्टी, बहुत ज्यादा काम करती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि 2024 के लिए अगर आप देखेंगे तो पन्ना प्रमुखों का जो रोल है उसको कैसे आगे किया जाए, पन्ना प्रमुखों का रोल को और आगे किया जाए और अहमियत दिया जाए और अहम भूमिका में लाया जाए, उसको लेके भी चर्चा की गई है। और माना जा रहा है जब शीर्ष नेतृत्व के साथ, जब पदाधिकारियों के साथ जब प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी तो उसमें कहीं ना कहीं ये बूथ और पन्ना प्रमुखों का जो रोल है उसको लेकर डिस्कस होगा। 2014 की बात करेंगे जब यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव आया था, जब भारतीय जनता पार्टी का एक नया युग शुरू किया गया, नया दौर शुरू किया गया था, तब आपको याद होगा अमित शाह जो कि प्रदेश माफ करिएगा अध्यक्ष थे, उन्होंने यहाँ पे प्रभारी बनाए गए थे उत्तर प्रदेश के। उन्होंने अपना बूथ सबसे मजबूत का नारा दिया गया था। उसके बाद 2014, 17, 19, 22 हम नहीं बोल सकते कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से इतिहास रचा है। तो उसी को लेके जिस तरह से बूथ लेवल पे स्ट्रांगली अपने आप को कोशिश कर रहे थे दिखाने की, अब पन्ना प्रमुखों के साथ भी काम करने के लिए एक अहम भूमिका में, एक फ्रंट लाइन में लाने की उनको कहीं ना कहीं कवायद शुरू हो गई है। निकाय चुनाव को लेकर है क्योंकि उच्च न्यायालय में एक फैसला अभी पेंडिंग है, कल आ सकता है। जो भी चुनाव का फैसला आएगा, चुनाव टलता है आगे या उसकी तारीख आती है, अधिसूचना जारी होती है, उसको लेकर तैयारी पूरी है, संगठन के तौर से पूरी तैयारी कर ली गई है। चुनाव के मैदान में उतरने की भी तैयारी पूरी कर ली गई। पर अगर नहीं होता है तो आपको समय मिलेगा, आपके पास जो अपने कार्यक्रम है, जो आयोजन है, उसके लिए कहीं ना कहीं वक्त मिलेगा थोड़ा सा। क्योंकि जिस तरीके से अगर आप माहौल देख रहे हैं कि अगर विपक्ष बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इस समय आप भारतीय जनता पार्टी को घेरते नजर आ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे जहाँ पे अभी हाल ही के चुनाव में आपको डेंट मिला था, राहुल गांधी वहाँ से आपकी रास्ता लेके निकलते हैं, उन्हीं क्षेत्र से निकलते हैं जहाँ पे किसान, आरएलडी और सपा का कहीं ना कहीं गठजोड़ आपको दिखता है। आपकी समाजवादी पार्टी में चाचा और भतीजे का एक होने के बाद उनकी रणनीति को लेके आपको नई तरीके से एक रणनीति बनाएगी कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं शिवपाल यादव का जो विपक्ष के तौर पे जो रोल है वो कहीं ना कहीं 2016 पहले देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के एक्सपेक्ट से वो उनकी वापसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। आगामी चुनाव को भी उनकी भी तैयारी पूरी रहेगी, उस हिसाब से भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आपके जो कार्यक्रम है, जो आपकी योजनाएं हैं, उसको लेके कैसे आप सटीक तरीके से अपनी चीज़ों को लेके आम जन तक जाएंगे, इसको लेके ये आज बैठक की गई है। माना जा रहा है कि प्रेजेंटेशंस होंगे क्योंकि शीर्ष नेतृत्व का उत्तर प्रदेश का दौरा भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं उनके सामने जब प्रेजेंटेशन में जाएंगे, अपनी बातें रखेंगे, तो आपको जो चीज़ें आपसे ग्रास रूट लेवल पे जो आपको कराई गई है, जिस तरीके से आपके जो बूथ लेवल को स्ट्रॉन्ग किया गया था, जो बूथ लेवल को लेकर आपकी बातचीत की गई थी, जिस तरीके से 2014 से लेकर 2022 के चुनाव में लगातार जीत हासिल करती है भारतीय जनता पार्टी है, उसको लेते हुए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ आपको एक नई रणनीति के साथ आपको चुनाव में जाना होगा। तो निकाय चुनाव के लिए भी तैयारी इसमें बहुत अहम रहती है क्योंकि आपको ग्रास रूट लेवल का चुनाव माना जाता है ऋतु, और उसके ही आपको पता चलता है कि आपके संगठन के तौर पे आपकी कितनी मजबूती अभी है, कितनी मजबूती के साथ है। 2024 के लिए अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं मिला, आप 2023 के मुहाने पे खड़े, एक साल से ज़्यादा समय आपको नहीं मिलता है जब आप चुनाव में होगा। और माना जाएगा अगस्त के बाद सितंबर से जब ये त्योहारी सीजन शुरू होते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो चुनावी समर जो कहा जाता है उसमें आप रण के बीच में आ जाते हैं, आप अपनी स्ट्रेटजी तैयार शुरू कर देते हैं, आप अपने जो चयन प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं आप आने लगते हैं। रिपोर्ट्स कार्ड अभी से भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने मौजूदा सांसद है, तीसरे सांसद, उनके रिपोर्ट्स कार्ड ऑलरेडी वहाँ पे दे रखे हैं। तो इन सबको लेके भी चर्चा की गई है कि किस तरीके से जो फीडबैक्स आ रहे हैं, जो आपके चुनाव होने हैं, जो आगामी चुनाव होने हैं, उसमें किस तरीके से जो मंत्री हैं उनको संगठन के तौर पर उनको यूज़ किया जाए, उनको क्षेत्र के जो प्रभारी बनाए गए हैं उनसे वहाँ का फीडबैक लिया जाए, क्योंकि सांसदीय का जो चुनाव आना है उसमें
खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80 में से 80 का वादा किया है और माना जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कमान संभालते हैं तो कहीं ना कहीं उसको पूरा करने की दिशा में भी एक कदम आगे बढ़ते नजर आते हैं। संगठन और सरकार दोनों का समन्वय बहुत जरूरी है। अगर आप लगातार डबल इंजन की सरकार की बात करते हुए नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस संगठन और सरकार का जो समन्वय बना के रखने वाली बात है उसको आगे लेके जाएंगे, तभी आपके लिए निकाय चुनाव और आगामी जो मिशन 2024 है उसकी राहें आसान होती हुई नजर आ सकती है। ऋतु। ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जहां म्यांमार से दिल्ली पहुंचे 4 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एयरपोर्ट पर जांच के दौरान 4 यात्री कोरोना पॉजिटिव। यात्रियों को आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजे गए हैं। तो एयरपोर्ट पर जांच के दौरान 4 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यात्रियों को आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल लैब भेजे गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, म्यांमार से दिल्ली पहुंचे 4 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो लगातार कोरोना का जो डर है, जो कहर है, देश दुनिया में देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही साथ अब सरकार की तरफ से भी लगातार जो यात्री बाहर से आ रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं, उन पर नजर रखी जा रही है और टेस्टिंग, रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। दिल्ली में यूपी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो आरक्षण को लेकर चर्चा करेंगे। तो दिल्ली में उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने, आपको दिखाते हैं। सरकार में मंत्री संजय निषाद दिल्ली दौरे पर हैं और आज उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होने वाली है। सर, आरक्षण के मुद्दे पर आज गृह मंत्री अमित शाह से आप मुलाकात करेंगे, इसके अलावा किन विषयों पर चर्चा होगी? देखिए, मेरे गार्जियन हैं और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, हम उनके साथ साथी हैं, तो उसे मार्गदर्शन, दिशा निर्देश लेना मेरा कर्तव्य बनता है। हम हमेशा अक्सर 5-6 महीने पर उनसे दिशा निर्देश मार्गदर्शन लेता रहता हूँ। उनके सहयोग से उन्होंने स्वीकार किया और हमें अवसर दिया। आरक्षण के उस पर भी निर्णायक दौर पर है, चूँकि करेगी तो बीजेपी ही करेगी। उसके उनसे अवगत कराना है कि भाई पूरे देश में हम मछुआरे लगभग 80 में हैं, जो केंद्र से पैसा गया उत्तर प्रदेश में 80 में न रहने की वजह से जो दी गई सब्सिडी हमारे मछुआरों को नहीं मिल पा रही, उसे उन्हें अवगत करा दूँ जिससे कि आगे हो जाए। बाकी चर्चा, चूँकि हम लोग अलायंस पार्टनर हैं, निश्चित रूप से होती रहती है। सर, अगर हम गाजियाबाद की बात करें, एक प्रकरण निकलकर सामने आया है जहां आरएसएस के छोटे छोटे जो आरएसएस के बच्चे हैं, आरएसएस से जुड़े हुए, वो पथ संचालन निकाल रहे थे और इस दौरान उनके साथ मारपीट की गई। आरोप लगा, आरएलडी के जो कार्यकर्ता हैं उन पर आरोप लगा कि उन लोगों ने आरएसएस के बच्चों को बंधक बना लिया है। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना और भारतीय संस्कृति को स्थापित करना हम लोगों का धर्म बनता है। क्योंकि भारत, कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो कभी सोने की चिड़िया थी और एक समृद्धशाली थी, लेकिन कुछ विदेशी ताकतों के हाथों में 750 बरस मुगल थे, फिर अंग्रेज थे, फिर ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता थी कि जिन लोगों ने इस राष्ट्र के निर्माण का कोई काम नहीं किया। आरएसएस अगर इस भारतीय संस्कृति को स्थापित कर रही है और भारतीय जनता पार्टी उसके साथ है, तो निश्चित रूप से सबका साथ होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग इस भारत में भारतवासी हैं। ऐसे में अगर उनके साथ मारपीट की गई वो निंदनीय है और जांच का विषय है। मैं तो, हमारे मुख्यमंत्री जी जांच करते हैं और जांच में जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। सर, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और निश्चित रूप से कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में भी प्रवेश करने वाली है। इसी बीच कांग्रेस के एक नेता हैं गौरव पांडे, उन्होंने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी अंग्रेजों के जासूस थे। इस तरीके से उन्होंने एक ट्वीट भी किया, हालांकि वो ट्वीट डिलीट कर दिए हैं। अब ऐसे ही बिन पेदे की रोटी, आखिर जासूस कहने वाले नेता भी तो गए थे, समाधि पर नमन भी करने गए थे। तो ऐसे ही नेताओं के वजह से कांग्रेस की सत्यानाश हुई है और जिस नेताओं को, जिस पार्टी को जनता ने नकार दिया हो, ऐसे लोगों को कोई जवाब नहीं बनता। निकाय चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। विपक्ष ने भी अभी से तैयारी शुरू कर दी है। लगातार अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, खासतौर पे उन नेताओं से भी मिल रहे हैं जो जेलों में बंद हैं। चाहे इरफान सोलंकी की बात करें, हाल ही में वो उनसे मुलाकात करके आए थे और आज भी झांसी दौरे पर हैं और आज दीप नारायण यादव से भी उनकी मुलाकात होगी समाजवादी पार्टी के। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में झूठे मुकदमों में कार्यकर्ताओं को और नेताओं को समाजवादी पार्टी के फंसाया जाता है।
हमारे ऊपर तो खुद ही ऐसे मुकदमे झूठे लगे 2015 में उनकी सरकार के समय। मैं क्या कर सकता हूँ जिसका मैं दंड झेल रहा हूँ। लेकिन हम लोग तो केवल उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं। जनता स्वीकार कर रही है, उसी के साथ लोकतंत्र में स्थान था। अभी भारत उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का प्रदेश है और इन लोगों के समय क्या प्रदेश था, दोनों में बहुत अंतर है। अखिलेश यादव कह रहे हैं मास्क पहनवाकर लोगों का मुंह बंद करवाना चाहती है बीजेपी की सरकार। वो वो साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, विज्ञान जो डॉक्टर के हैं और डॉक्टर हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद, जिनका साफ तौर पे कहना है कि विज्ञान पढ़ने वाला व्यक्ति अगर वैज्ञानिकता पर सवाल उठाता है तो अच्छा नहीं लगता है। विजिलेंस हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। तो वहीं यूपी के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति दिल्ली में आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और यूपी के कारागार में कैदियों से बनाए गए उत्पाद भेंट करेंगे। तो दिल्ली में उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने। अब उत्तर प्रदेश के कारागारों में भी जो कैदी हैं, जो कुशल हैं, वो अपने अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाएंगे जो अलग अलग चीजें बनाई गई हैं। चाहे भगवान शिव की शिवलिंग की बात करें, गदा की बात करें या फुटबॉल की बात करें, उधर आपको तस्वीरों में दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, भगवान गणेश की तस्वीर और अलग अलग जो चीजें हैं वो कारागार में बनाई गई है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कारागार और होमगार्ड धर्मवीर प्रजापति जी हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं कि जेलों में भी अब जेलों से कला निकलकर सामने आ रही है, खूबसूरत तस्वीर प्रधानमंत्री की बनाई गई है, क्या कुछ इसके मायने हैं? ये पेंटिंग कैदियों की बनाई हुई है। फुटबॉल मेरठ में कैदी बना रहे हैं। ये गदा हमारी और शिवलिंग ये अलीगढ़ की जेल में लकड़ी से कैदियों ने बनाई है। भगवान कृष्ण की पोशाक बन रही है, साड़ियाँ बन रही हैं। और अगर बात करें तो पीलीभीत में जो हमारी महिला बंदी हैं, तालाबों में जलकुंभी होती है, वो जलकुंभी से बैग बना रही हैं, जलकुंभी से पूजा की बैग बना रही हैं। तो बहुत कुछ काम हम लोग जेलों में करा रहे हैं। स्वरोजगार से बंदियों को जोड़ रहे हैं कि वो न्यायालय के माध्यम से जब बाहर जाएं तो स्वरोजगार से जुड़ सकें। सर, आज आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात है, क्या आपको लगता है, क्योंकि कहा जाता है कि जेल में जो भी व्यक्ति बंद होता है ये नहीं कहा जा सकता कि हर व्यक्ति अपराधी हो, कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके मामले विचाराधीन होते हैं, कोर्ट के संज्ञान में होता है। आज आपकी मुलाकात हो रही है, किन किन वस्तुओं को आप प्रधानमंत्री को भेंट करने जा रहे हैं, क्या कुछ चर्चाएं होंगी? देखिए, ये सामान सब कैदियों का बनाया हुआ है। प्रधानमंत्री की तस्वीर कैदी ने बनाई है, ये मैं भेंट करूंगा उनको। जो हमारे नौजवान हैं उनको कहीं न कहीं स्वदेशी से जोड़ना चाहते हैं, तो हमारा भी प्रयास है कि वो उस कदम पे हम भी आगे बढ़ें और प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करें। और जेलों में जो अनुभव आया है वो अनुभव की कुछ बातें मानी प्रधानमंत्री के साथ शेयर करनी है। सर, अगर हम बात करें तो आप भी जेल के दौरा कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव भी आजकल काफी जेल का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले वो इरफान सोलंकी से मिलने गए थे और आज वो झांसी दौरे पर हैं और आज भी वो सपा नेता दीप नारायण यादव से मुलाकात करेंगे। किस तरीके से देखते हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से वो निकाय चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नेताओं से, जिन नेताओं से जेल में मुलाकात करने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में झूठे मुकदमों में फंसाकर लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है। ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जेल में भेजने का काम न्यायालय करता है। न्यायालय जो भी अपना दोष सिद्ध करे, जेल में जाना है, बाहर जाना है, ये सब न्यायालय का काम है। और सभी एक हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, वो मिल सकते हैं अपने विधायकों से, उसमें कोई रोक टोक थोड़ी है। लेकिन उनके समय में जेलों में जो अपराधी थे, उनको जो सुविधाएं थी, माननीय योगी जी की सरकार में आने के बाद पता लग रहा है कि जेल होती है। इस तरीके से दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना फिर से फैल रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मास्क लगवाकर लोगों का मुंह बंद कराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, जहां जहां भी प्रदेशों में सरकार है, हम लोगों का दायित्व बनता है कि जिस जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दे करके सत्ता दी है, वो जनता की सुरक्षा और व्यवस्था करना हम लोगों का दायित्व है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। अगर अखिलेश जी को उनकी सुरक्षा व्यवस्था में भी राजनीति दिख रही है तो वो जाने और जनता उनको उसका जवाब भी दे रही है। चलिए, 4 के चक्रव्यूह में अब बात करेंगे झांसी की, जहां पर जेल में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की मुलाकात पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव से। ये मुलाकात की। जेल में मुलाकात के बाद बोले अखिलेश यादव, प्रदेश में न्याय की उम्मीद खत्म हो गई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भेजा जा रहा है जेल, तो लोगों को झूठे केस में भेजा जा रहा है जेल। सरकार के दबाव में काम कर रहा है प्रशासन। तो ये आरोप कहीं ना कहीं सरकार पर लगाते हुए अखिलेश यादव नजर आए हैं।
तो जेल में मुलाकात के बाद अखिलेश यादव का ये बयान सामने आया। तो दीप नारायण से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने तमाम बयान दिए। सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को झूठे आरोपों पर जेल भेजा जा रहा है, झूठे केस दायर किए जा रहे हैं। सरकार के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी, उनके काम और कार्रवाई पर भी सवाल खड़े करते हुए अखिलेश यादव नजर आए हैं। तो पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव से उनकी मुलाकात हुई है। राजीव दीक्षित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, अखिलेश यादव झांसी पहुंचे हैं और देखिए दीप नारायण से उनकी मुलाकात भी हो गई है और मुलाकात के बाद जो उनके बयान सामने आए हैं, सीधे तौर पर सरकार और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने यही कहा है कि जो बीजेपी सरकार है वो समाजवादी पार्टी के लोगों को चुन चुन कर निशाना बना रही है और जेल में डालने का काम कर रही है। इसके अलावा अब जो अधिकारी हैं उनकी कार्यशैली से भी आम जनमानस के मन में रोष पैदा हो गया है और कहीं ना कहीं इस सरकार में जो महंगाई है वो भी चरम पर है। तो इन सब बातों को लेकर उन्होंने यहाँ पर बीजेपी को घेरा है और उन्होंने लगातार यह कहा है कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो ये बड़ी बात है कि यहाँ पर उन्होंने निशाना ये जो आरोप लगाए हैं कि बीजेपी ने हर जगह पर समाजवादी पार्टी के ही लोगों को जेल में डालने का काम किया है और जिसको लेकर हम लोग जो पीछे नहीं हटेंगे और जो भी हमारे समाजवादी पार्टी के जो भी हमारे सहयोगी हैं उनके लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। जी और राजीव, इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव का आगे क्या कुछ कार्यक्रम झांसी में रहने वाला है? मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव अब से कुछ ही देर बाद यहाँ के जो महानगर अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उनके घर जाएंगे और इसके अलावा जो जेल चौराहे पर प्रतिमा है महाराजा खेत सिंह खंगार की, उस पर माल्यार्पण करेंगे और सीताराम कुशवाहा जो पूर्व प्रत्याशी है विधानसभा झांसी के समाजवादी पार्टी के, उनके यहाँ भी आवास पर जाएंगे और तनवीर आलम महानगर अध्यक्ष हैं उनके यहाँ भी जाएंगे और दीप नारायण सिंह यादव के घर भी जाएंगे, उनके परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। जी राजीव, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था, देखिए कि पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर सकते हैं, चर्चा हो सकती है कि आगे जिस तरह चुनाव है उसको लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं। जी आपको बता दें, सर्किट हाउस में ये व्यापारियों से व्यापारियों के साथ भेंट करेंगे और सर्किट हाउस में रात को रुकेंगे और यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं और जो भी उनके कार्यकर्ता हैं उनसे भी भेंट करेंगे और आगामी जो निकाय चुनाव है उसको लेकर रणनीति बनाएंगे और जो चेहरे हैं जो उनके पास लगातार संपर्क में है या जो उनके नेता हैं उनसे भी बात करेंगे और आने वाले समय में नगर निकाय और नगर निगम की सीटों पर जो भी प्रत्याशी हैं उनको भी वह देखेंगे, परखेंगे और रणनीति बनाएंगे। जी ठीक है राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।